हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, डेली फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी पे जो यहाँ पर 3 तारीख तक आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था अनअकैडमी प्लस का, उसकी डेट 5 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है। इनकेस अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की फ्री सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा नहीं उठाया है तो यहाँ पर आपको QR कोड भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप जाकर उससे लॉगिन कीजिए और अपनी फ्री सब्सक्रिप्शन अगले 7 दिन की प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगर इनकेस कोई इशू आ रहा है आपको लॉगिन करने पे तो ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी जिस आईडी से आप अनअकैडमी पे लॉगिन है या ऑलरेडी किसी आईडी से आपने प्लस सब्सक्रिप्शन पहले कभी लिया हुआ था तो उस फोन नंबर से ये एक्टिव नहीं होगा, आपको अलग नंबर से एक्टिव करना पड़ेगा। राइट, ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 4 मई 2023 है आज आपकी। ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं मेरे बारे में। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, @K काटपाल। सर्च करेंगे @K काटपाल तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल करके। उसी सेशन को, उसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आज की पहली न्यूज जो आई है वो आई है आपकी HDFC बैंक से। HDFC बैंक ने यहां पर आपका लॉन्च किया है स्मार्ट साथी। स्मार्ट साथी यहां पर लॉन्च किया HDFC बैंक ने और ये एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है BC एंड BF का। BC एंड BF का एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है? HDFC बैंक स्मार्ट साथी। HDFC बैंक स्मार्ट साथी इसका नाम है। BC BF के लिए यहां पर एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। अब ये BC एंड BF क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम यहां पर इस न्यूज पे आएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर। BC को हम कहते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और BF को कहां पर कहा जाता है? बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यहां पर ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि यहां पर बैंक्स के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में रखे जाते हैं। इन लोगों को जो काम दिया जाता है वो दिया जाता है बेसिकली रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी जगहें होती हैं, या आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे तो वहां पर जो बैंक की ब्रांच है वो जरूरी नहीं है कि आपके घर के पास हो। बहुत बड़ा रूरल एरिया जो होता है वो बहुत ही अलग अलग एरिया में फैला होता है। अब शहर में तो क्या होता है, एक घर से दूसरा घर सटा होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कोई दिक्कत नहीं आती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, सारी सुविधाएं उपलब्ध है आपकी एक शहर के एक कोने से दूसरे शहर के कोने पे जाने पर। अगर मैं वहीं गांव की बात करूं, गांव में जरूरी नहीं होता कि सभी घर एक साथ बने हो, दूर दूर भी घर होते हैं एक ही गांव में और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती वहां तक जाने के लिए। तो इसलिए बैंकिंग की ब्रांच जो है, बैंक की जो ब्रांच है वो भी यहां पर काफी दूर इलाकों में यहां पर मौजूद होती है, जहां पर आपके गांव वाले खुद से पहुंच नहीं पाते। यहां पर अकाउंट ओपन करवा लेते हैं लेकिन अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाते। तो उसी अकाउंट में ऑपरेशन करने के लिए या उस अकाउंट को इस्तेमाल करने के लिए बैंक्स के द्वारा कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती हैं और ये लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहलाते हैं। BC, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम क्या होता है? इनके पास यहां पर एक डिवाइस होता है जो कि यहां पर एक स्वाइप मशीन की तरह दिखाई देता है। स्वाइप मशीन यहां पर आपका जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं हम उसको, स्वाइप कर सकते हो आप कार्ड, जिस पे आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो। तो वो जो मशीन होती है उस मशीन के इस्तेमाल से ये लोग यहां पर उन लोगों को यहां पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। किन लोगों का? जो बैंक में आने में असमर्थ है। और ऐसा नहीं है कि बैंक में आने में असमर्थ है उन्हीं का करेंगे, किसी की भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस वो जो नॉर्मल आपने स्वाइप मशीन देखी होगी और इनके पास जो मशीन है उसमें एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है इनके पास जो BC के पास यहां पर एक मशीन होती है उसमें यहां पर फिंगर इंप्रेशन की लगाने की भी जगह होती है। अगर आपको मान लीजिए 5,000 रुपए विड्रॉ कराना है, आप क्या करेंगे? आप अपने फिंगर इंप्रेशन को उनकी मशीन पे एक जगह पे लगाएंगे, अंगूठा लगाइए, कोई भी उंगली लगाइए, आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा और आधार कार्ड के लिंक होने की वजह से आपके वहां पर ट्रांजैक्शन उस मशीन में एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपका जो फिंगर इंप्रेशन है उससे आधार कार्ड से आपका अकाउंट नंबर, उस अकाउंट से आपका पैसा निकल जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा आपका अकाउंट के अंदर।
जो आपका टेक्निकल अकाउंट है वैसे बैंक में जो अकाउंट है उसमें विड्रॉवल की एंट्री आ जाएगी। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या कहेगा, इसके पास खुद की पास पैसे होंगे जो सुबह बैंक की ब्रांच से लेकर आया होगा, ये कुछ पैसे अपने पास रखता है और उनको यहां पर आपको दे देगा। तो आपको बैंक की ब्रांच को विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आपको बैंक में पैसा जमा कराना है तो आप इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को पैसा भी दे सकते हो, वहीं पर ही अपने फिंगर इंप्रेशन को एग्जीक्यूट करके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए, वहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट शाम को जब बैंक में जाएगा तो वहां पर इस तरह की जो भी प्लस माइनस जो भी पैसा फाइनली उसके पास बचा होगा वो यहां पर ब्रांच में सौंप देगा। ठीक है, तो ये और इवन आप पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं इन मशीन्स के माध्यम से, राइट। तो ये मशीन्स यहां पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। ये तो हुआ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात। इंडिविजुअल व्यक्ति जो ये काम करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है, कुछ सैलरी मिलती है इनको बैंक की तरफ से, प्लस इनको हर एक ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने का कुछ कमीशन भी मिलता है। अब ये इंडिविजुअल की बात थी, अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब आपने अपने आसपास खासकर गांव के इलाके, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में एक दुकान देखी होगी, शॉप देखी होगी, जिसमें यहां पर जो मैंने अभी काम आपको समझाया था कि ऐसे ऐसे ये काम किया जाता है मशीन के माध्यम से, वो चीज आपने किसी ना किसी दुकान में एक दो लोग जो बैठे होते हैं उनके द्वारा करते हुए देखा होगा, जिसको आप कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं इनको बकायदा लाइसेंस दिया जाता है इस तरह के ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने का। और जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं तो उनको फिर बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है। एक इंडिविजुअल को हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जगह जगह पर अपने कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करती हैं तो उनको हम बिजनेस फैसिलिटेटर कहते हैं। ये दोनों के दोनों लोग जो है ये कमीशन बेस पे काम करते हैं, इनको कमीशन मिलता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को इवन बैंक से सैलरी भी मिलती है, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर वहां पर काम करते हैं और इनको केवल और केवल कमीशन ही मिलता है। इनके पास इवन और भी बहुत सारे काम यहां पर जो भी बिजनेस फैसिलिटेटर इनको सौंपता है वो करता है। एक आपने नाम सुना होगा कंपनी का, वक्रांगी नाम की कंपनी है, वक्रांगी। जी हाँ, सुना होगा डेफिनेटली, शायद मुझसे सुना होगा या कहीं से सुना होगा या आपने आसपास देखा होगा। तो वक्रांगी भी एक प्रकार का बिजनेस फैसिलिटेटर ही है जो ना ही केवल बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराता, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज यहां पर उपलब्ध कराता है। तो बैंकिंग की सुविधाएं आपके लिए यहां पर बैंक की प्रीमाइसेस के बाहर कौन उपलब्ध करा रहा है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर। अब आपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, बीसीज को यहां पर दुकान पे बैठे हुए भी देखा होगा। बहुत बार ऐसा होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के बाहर रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में उनको अलग से सेंटर भी बना के दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो बिजनेस फैसिलिटेटर है, बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें कई जगह पे खोल दी। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट तो घूम भी सकता है, अपनी एक जगह भी बना सकता है, वो उसके ऊपर है, वो तो उसकी खुद की है कि वो क्या करना चाहता है। वो अपनी खुद की जगह लेना चाहता है, वहां पर बैठना चाहता है या घूमना चाहता है, क्योंकि देखोगे जितना ज्यादा वो घूमेगा, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही उसको कमीशन मिलेगा। हाँ, अगर उसको बिजनेस जो मिल रहा है बैठे बैठे मिल रहा है कहीं पर एक लोकेशन पर, तो वहां जाके बैठ जाएगा। तो ये होता है बीसी एंड द बीएफ। और यहां पर आपका एचडीएफसी बैंक ने इन्हीं बीसी एंड बीएफ के लिए एक स्मार्ट साथी अप्रोच शुरू की है। स्मार्ट साथी क्या है? स्मार्ट साथी इनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसके थ्रू यहां पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर जो है बैंक से कनेक्ट कर पाएंगे। ये यहां पर उनको ऑफर करेगा 40 तरीके के अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसमें लोन के प्रोडक्ट रहेंगे रूरल कस्टमर्स के लिए स्पेशली। यानी कि जो इनको मशीन दी जाती है या इनको जो प्रोडक्ट दिया जाएगा या जो इनको फैसिलिटी दी जाएगी उसमें यहां पर अलग अलग तरीके की और भी सर्विसेज यहां पर उपलब्ध करवाई जा सकती है। ना ही केवल, अभी तक तो मैंने आपको बात की थी विड्रॉ पैसा करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो, ट्रांसफर सर्विस ले सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंक में आप जाकर करवाते हो। तो इसी तरह की 40 और तकरीबन चीजें जो हैं वो यहां पर बीसीबीएफ को यहां पर उपलब्ध करा सकता है। कौन? एचडीएफसी बैंक अपने स्मार्ट साथी एक प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
ठीक है, आई होप कि पूरी न्यूज समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर क्या काम करते हैं, दोनों चीजें। एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में स्मार्ट साथी नाम की एक अप्रोच, स्मार्ट साथी नाम की एक टेक्नोलॉजी कौन से बैंक की टेक्नोलॉजी है? द राइट आंसर विल बी HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक इसका सही उत्तर रहेगा। HDFC बैंक ने स्मार्ट साथी नाम का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म यहां पर अभी हाल ही में लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया गया है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए लॉन्च किया है। कितनी तरह की सर्विसेज यहां पर दी जाएंगी? 40 तकरीबन 40 ऐसी सर्विसेज यहां पर जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी HDFC बैंक के द्वारा आपने BC एंड दी BF को। HDFC बैंक की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन इसके MD एंड CEO एंड टैगलाइन इसकी वही अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड आपकी बनती है। ठीक है, ओके, तो ये है आपकी पूरी की पूरी न्यूज। HDFC बैंक स्मार्ट साथी BC BF को यहां पर एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म दिया गया है। अगली न्यूज पे चलने से पहले ये कुछ यहां पर रीसेंट फैसिलिटीज और बाकी बैंक्स के द्वारा लॉन्च की गई है पिछले कुछ दिनों में, उनके बारे में एक चार्ट है। हाल ही में यहां पर आपका बैंक ऑफ इंडिया ने शुभ आरंभ डिपॉजिट यहां पर किया था और कैनरा बैंक और रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब ने डिजिटलाइज सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G 15H भी यहां पर हाल ही में लॉन्च किया था। अगली न्यूज में चलते हैं। अगली न्यूज आई है यहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दैट इज द FPI pulled out 29,921 crore from banking and financial services in financial year 23। फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहां पर आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें से तकरीबन 29,000 करोड़ 29,921 करोड़ रुपीस यहां पर निकाल लिए। 29,921 करोड़ रुपीस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहां पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से निकाल लिया। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से पैसा निकालने की बात क्या मतलब हुई? पैसा निकालने की बात यहां पर यह नहीं हुई कि FPI ने यहां पर पैसा जो है बैंक में पड़ा था और बैंक से अपना पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, नहीं। यहां पर मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उनमें जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने निकाल लिया। यहां से बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं की गया कि बैंक से अमाउंट विड्रॉ करके कहीं पर और डाल दी गई है, नहीं। ये पर्टिकुलर इस सेक्टर में यहां पर अलग अलग बैंकों में यहां पर इन्होंने निवेश किया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले लिया है। अब इस न्यूज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आखिरकार FPI होते क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो शब्द है, यह शब्द को हम आज से नहीं कहूंगा, बहुत साल पहले हम इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह सकते हैं, इस नाम से जानते थे। FII कहा जाता था, आज की डेट में इनको FPI कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो यहां पर आपके इंडिया में किसी भी कंपनी में यहां पर उनके शेयर्स, उनकी सिक्योरिटीज, उनके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं उनको यहां पर सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको परचेज करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके शेयर्स को खरीदते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे विदेशी लोगों को हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं ये सिंपल अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से यहां पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, इसके अलावा यहां पर और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जस्ट फॉर टेकिंग द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए नहीं करते। अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन जब इंडिया की किसी कंपनी में यह सोचकर अगर इन्वेस्टमेंट करता है, यह सोचकर पैसा लगाता है कि मैं इस कंपनी को एक्वायर करूं या फिर इस कंपनी के मालिक जो टॉप मैनेजमेंट है उसका हिस्सा बनूं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनूं, टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बनूं, यहां पर जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करना, वो शब्द आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम FDI बोलते हैं। FPI केवल और केवल आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सिंपल आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं थोड़े से, ठीक है, आपने उसमें कोई भी कंट्रोलिंग स्टेक हासिल नहीं करना है। इस चीज को हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में यहां पर आपका
डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, उनको डायरेक्टली यहां पर ओनरशिप नहीं मिलती है। इसके अलावा इसको हम हॉट मनी भी कहते हैं, हॉट मनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा कभी भी किसी भी वक्त भी यहां पर खींचा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए मैं जैसे किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेता हूं तो मैं उसको कभी भी बेच सकता हूं, एक बात तो ये है। और मैं एक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं क्योंकि मुझे उसका मालिक बनना है, मुझे उस कंपनी में अच्छे खासा एक हिस्सा लेना है, तो मैं उसके शेयर्स रातों रात ऐसे तो नहीं बेचूंगा, वो तो किसी और को खरीदने पड़ेंगे, मुझे बायर, उसके लिए बड़ा बायर ढूंढना पड़ेगा तभी बिकेगा। तो यानी कि इसलिए इसको हॉट मनी कहा जाता है, यानी कि लिक्विड है बहुत ज्यादा, कि कभी भी इसका पैसा निकल सकता है, कभी भी इसमें पैसा आ सकता है। यू नेवर नो। नॉर्मल रूटीन में जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहां पर इसी से जुड़ी हुई, एफपीए से जुड़ी हुई एक और टर्म होती है और वो टर्म को हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये भी पार्टिसिपेटरी नोट्स या फिर इनको शॉर्ट में पी नोट्स कहा जाता है। अगर आपने पी नोट्स शब्द सुना है या फिर पार्टिसिपेटरी नोट शब्द सुना है, दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो एक ही हैं। पी नोट्स कह लीजिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स कह लीजिए, ये वो लोग होते हैं या फिर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू अगर यहां पर विदेशी कोई बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो इंडिया में जो आपका कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम कहते हैं, उससे यहां पर परमिशन लेने की जरूरत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी कि एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको सेबी से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, अप्रूवल भी नहीं दूंगा, हर एक बार अप्रूवल नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाके एफपीआई इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता, वो क्या करेगा, वो अपना पैसा देगा इन एफपीआई को और एफपीआई इनके बिहाफ पर, इन पर्सन के बिहाफ पर यहां पर आगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन पर्सन को यहां पर एफबीआई जो है वो इश्यू करते हैं पी नोट्स। ऐसे लोगों को पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जाते हैं सिक्योरिटी के फॉर्म में, कि ऑब्वियस इन्होंने पैसा दिया, उसके बदले में इनको कुछ तो मिलना चाहिए। शेयर्स तो मिल नहीं सकते, शेयर्स तो एफपीआई के नाम है, लेकिन ऑफिशियली वहां पर विदेश में इनको मिलेंगे पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स यहां पर मिलेंगे। और ये पी नोट्स के थ्रू यहां पर इंडिया में बहुत अमाउंट में पैसा आता है। और पी नोट्स एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू बहुत ज्यादा पैसा यहां पर आप कह सकते हो, जो व्हाइट ब्लैक मनी होती है ना, काला धन सफेद धन, वो इसी फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिला है कि किया जाता है। बहुत साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, जब यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पी चिदम्बरम जी तब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त इन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट्स पे रोक लगाने का फैसला भी किया था। और वो फैसला उनको हाथों हाथ वापस भी लेना पड़ा, क्योंकि जब वो फैसला लिया गया और जब वो फैसला यहां पर मार्केट में बाहर आया कि ये पार्टिसिपेटरी नोट्स अब से बंद हो जाएंगे, मार्केट, जो स्टॉक मार्केट थी वो जबरदस्त क्रैश हुई थी, डूब गई थी स्टॉक मार्केट, बिल्कुल नीचे तला लग गया था। मतलब इतना नहीं, बहुत ज्यादा एकदम से क्रैश मारा था स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स निफ्टी ने। और किस वजह से? क्योंकि विदेशी लोग नाराज हो गए थे। विदेशी लोगों ने कहा कि हमारा पैसा फंस गया, हम पैसा कहां लगाएंगे। उन्होंने पैसा अपना निकाल लिया इमीडिएट, और उसी चक्कर में यहां पर डोमेस्टिक जो लोग थे इंडिया के, उन्होंने भी उसी डर से पैसा निकाल दिया क्योंकि मार्केट डूब रही थी। तो यह फैसला वापस लेना पड़ा था उस वक्त तो सरकार को। वही है पार्टिसिपेटरी नोट्स, कि ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ये आज की डेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू यहां पर विदेश से बहुत ज्यादा पैसा आता है। क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स किसके पास है, इसकी डिटेल हमारे पास नहीं होती, क्योंकि एफपीआई जो है रजिस्टर्ड, उनकी डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट्स जो नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनको दिए जाते हैं और उनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होते। हमें क्या पता वो पैसा कहां से आ रहा है, हमें तो बस ये है कि एफपीआई हमारे पास रजिस्टर्ड है, एफपीआई हमें पैसा दे रहा है। अब एफपीआई से हम पूछ सकते हैं पैसा कहां से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते एज फार एज द पार्टिसिपेटरी नोट्स आर कंसर्न्ड। ओके, तो ये चीज यहां पर हुई पूरी की पूरी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एंड
एक एक चीज क्लियर है। उम्मीद करता हूं छपी होगी, आपको बहुत कुछ आज नया सीखने को मिला होगा, चाहे वो पहली न्यूज थी चाहे ये दूसरी न्यूज। हम डेली बेस पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो नए जुड़े होते हैं पिछले कुछ दिनों से, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहोगे, क्योंकि ये क्लासेस एक अल्टीमेट लेवल की बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस होती हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से पूरी जान लगा कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, थोड़ा पीछे बढ़ते हैं, क्योंकि इस न्यूज को अभी समझना है हमने। इस न्यूज में आखिरकार क्या था? न्यूज में यहां पर क्या था? न्यूज में यहां पर है एफपीआई ने पैसा 29,921 करोड़ रुपीस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से निकाल लिया फाइनेंशियल ईयर 23 में। फाइनेंशियल ईयर 23 यहां पर क्या है? दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या किया गया है? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डाटा, फॉरेन इन्वेस्टर होल्डिंग इन मैनी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो यहां पर डाउन हुई है। एज दे पुल्ड आउट 29,921 करोड़ रुपीस उन्होंने बैंकिंग सिस्टम से निकाला, बैंकिंग शेयर से उन्होंने निकाला, यानी कि उन्होंने बैंक के शेयर्स बेच दिए। ठीक है, और यहां पर मेकिंग इट द थर्ड हाईएस्ट लूजर, सबसे ज्यादा जो एफपीए पैसा निकला वो बैंकिंग से निकला, तीसरे नंबर पर। उससे पहले आईटी सेक्टर से यहां पर पैसा जो है वो 51,000 करोड़ निकला और ऑयल एंड गैस से 37,674 करोड़ रुपीस निकला। तो ये आपके तीनों की तीनों चीजें आपको याद रखनी है, कौन से सेगमेंट से कितना पैसा निकला है। आईटी से निकला है 51,138, ऑयल एंड गैस से निकला 37,674 करोड़, और यहां पर तीसरा जो है वो निकला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से, वो निकला है कितना? दैट इज दी 29,921 करोड़ रुपीस। ये तीनों की तीनों आपको पैरा चीजें याद रखनी पड़ेंगी। पहला क्वेश्चन तो ये है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं इंडिविजुअल बैंक्स की बात करूं तो आरबीएल बैंक से यहां पर पैसा जो है 4% डाउन हुआ है, 25% तक पहुंचा एज ऑफ मार्च 2023 क्वार्टर। ओके, डाउन बाय 4% टू 25%। जो एफपीआई की होल्डिंग थी यहां पर आरबीएल बैंक में वो तकरीबन 25% आरबीएल बैंक में बाहर का विदेशी पैसा है लोगों का, जो कि 4% से डिक्लाइन हो गया, 25 पर रह गया वो। इंडसइंड बैंक में भी यहां पर आपका 4% यहां पर पहुंचा टू 42.16%। यहां पर अब आपका जो है 4% से डिक्लाइन हुआ, तो अभी वहां पर जो हिस्सा है 42.16% रह गया है। और अगर यस बैंक की बात करूं तो 12% इंक्रीज, देयर इज अ इंक्रीज ऑल्सो यस बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और एक्सिस बैंक में, इसमें इंक्रीज देखने को आपको मिला है। ठीक है, तो ये आपके सारे का सारा डाटा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना डाउन हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है ये याद रख लेना। 4% डाउन हुआ है इन दोनों के केस में, ये सारी की सारी फिगर, और साथ ही साथ आपकी जो फिगर आपको याद रखनी है वो याद रखनी है ये वाली, दैट इज यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड दी एक्सिस बैंक। राइट, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। एसबीआई ने पार्टनरशिप किया विद द स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर आपका किसके साथ टाइप किया? गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाइप किया है, जिसके तहत यहां पर क्या किया जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में यहां पर टेक्नोलॉजी को जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मदद करेगा गरुड़ा एरोस्पेस की। गरुड़ा एरोस्पेस बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि ड्रोन्स बनाती है, ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है, और ड्रोन्स का आजकल इस्तेमाल यहां पर एग्रीकल्चर में शुरू हो चुका है होना। कैसे? एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपको कोई छिड़काव करना है पेस्टिसाइड का, कोई बीज आपको डालनी है, ऊपर हवा से यहां पर आपका बहुत ही ईजिली सारे काम हो जाते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो वही गरुड़ा एरोस्पेस यहां पर एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहा है, और इसी के लिए यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गरुड़ा एरोस्पेस ने यहां पर टाई अप किया है, जिसके तहत यहां पर क्या किया जाएगा? जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को इजी वे में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। अब इजी वे में उपलब्ध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गरुड़ा एरोस्पेस के साथ मिलकर इजी वे में उपलब्ध कैसे कराएगा? कहने का तात्पर्य यह होगा कि यहां पर अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट है, आपको अब ड्रोन खरीदना है, अब ड्रोन खरीदने के आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप ऑब्वियस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हो। वो आपको हो सकता है गरुड़ा एरोस्पेस का जो ड्रोन है उसको खरीदने के लिए किसी ना किसी तरह का लोन उपलब्ध करा दे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर ये चीज आ जाएगी। अभी तक आप एग्रीकल्चर लोन के तहत कौन सा आता है? केसीसी लोन आता है, केजीसी लोन आता है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड, आपने कोई ट्रैक्टर का लोन लिया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड, आपने कोई
यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है वो लिया आपने, तो वो तो थी आपने ट्रैक्टर का लोन लिया, मशीनरी का लोन, कोई इक्विपमेंट का लोन लिया, तो अब गरुड़ा एरोस्पेस के यहाँ पर ड्रोन्स का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आपको सुविधा दे रहा है उनके थ्रू यहाँ पर, और ये आपका हाल ही में एक पार्टनरशिप हुई है। ओके, ये रीसेंट एमओयू कुछ बैंकिंग सेक्टर में हुए थे। एचडीएफसी बैंक ने यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कोरिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने यहां पर यूको बैंक के साथ टाई अप किया था। सिटी बैंक ने जापान के जीका के साथ टाई अप किया था। यहां पर आपका पिछले कुछ दिनों में ये खबरें हमने पढ़ी हैं, राइट। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है। अगली खबर आई है आईएमएफ रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। एक रिपोर्ट आई है यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसके अनुसार उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में यहां पर जिक्र किया गया है किसी भी तरह की आपकी ग्रोथ का, जो आपकी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में जिक्र किया गया है। दैट इज द रिपोर्ट नेम इज द रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया एंड पैसिफिक, मई 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें एशिया और पैसिफिक जो है वो यहां पर एशिया और पैसिफिक रीजन जो है वो 4.6% इंक्रीज होगा 2023 में। पिछली बार ये 3.8% था 2022 में, इस बार ये दिया गया है 4.6% की प्रोजेक्शन। एशिया एंड पैसिफिक रीजन यहां पर पूरे की पूरी दुनिया में तकरीबन 70% हिस्सा जो है पूरी की पूरी ग्लोबल लेवल पे जो ग्रोथ जो होती है आपकी, उसका 70% जो ग्रोथ है आपको एशिया और पैसिफिक रीजन में देखने को मिलती है। ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2.8%। सो ग्लोबल लेवल की जो इकोनॉमी है, पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो 2.8% से बढ़ेगी एंड 3% से बढ़ेगी 2024 में, और 2022 में यही चीज जो हुई थी वो यहां पर 3.4% से इंक्रीज हुई थी। ओके, तो यहां पर दो चीजें हैं, पहली चीज है एशिया और पैसिफिक रीजन और दूसरी चीज है ग्लोबल लेवल। एशिया एंड पैसिफिक रीजन में जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है वो दिया है 4.6% का ग्रोथ का। ग्लोबल लेवल का जो प्रोजेक्शन दिया वो 2.8% का इन्होंने प्रोजेक्शन यहां पर दिया है, 2.8% का, और ये 4.6% का। एक तो ये इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है, और इसके अलावा प्रोजेक्शन उन्होंने एशिया पैसिफिक का 2024 का तो अवेलेबल नहीं है यहां पर, लेकिन ग्लोबल लेवल का 2024 का अवेलेबल है, दैट इज 3% इन्होंने ग्लोबल लेवल का 2024 का यहां पर इन्होंने दिया है, और ये 70% यहां पर पूरा कंट्रीब्यूशन आता है एशियन पैसिफिक का। और ये यहां पर आपके जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है आईएमएफ ने। एग्जाम पॉइंट से रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? आईएमएफ के द्वारा दी गई है। क्या कहा गया है आईएमएफ के द्वारा? यह कहा गया है कि मई 2023 में या 2023 में यहां पर जो आपका प्रोजेक्शन है जीडीपी की वो 4.6% है, ग्लोबल लेवल की प्रोजेक्शन 2.8% यहां पर आंकलन किया गया है। आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टलियाना जियोर्जिवा है। आपकी 190 कंट्रीज की मेंबर नेशंस हैं, और 1944 में इसकी फॉर्मेशन आपकी हुई थी। अगली न्यूज है, इफ्सका ने एक एमओयू साइन किया है आई हब डाटा के साथ, यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इफ्सका, जो कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है यहां पर आपका, और साथ में है आई हब डाटा आईआईटी हैदराबाद। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है मिलकर, कहां पर? ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। आईआईटी नहीं है, ट्रिपल आईटी है, ध्यान रखना, मैंने गलती से बोला आईआईटी। ट्रिपल आईटी हैदराबाद कैंपस हैदराबाद में ये एक एमओयू साइन किया गया है। किसके बीच में साइन किया गया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का, यहां पर आई हब डाटा एक डिपार्टमेंट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, उसके साथ एक एमओयू साइन किया गया है आपका इफ्सका का, और ये जो एमओयू साइन किया गया वहीं पर ही ट्रिपल आईटी के कैंपस हैदराबाद तेलंगाना में ही किया गया है। इसके तहत दोनों के दोनों मिलकर, दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में यहां पर काम करेंगी, फिनटेक जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, उस फील्ड में यहां पर काम करेंगी। ये न्यूज आई है, इफ्सका ने एक एमओयू साइन किया है आई हब डाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, हेडलाइन में से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, आ सकता है। इफ्सका ने किसके साथ किया है? ट्रिपल आईटी के आई हब ने किसके साथ किया है? इफ्सका के साथ किया, तो वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। पर्पस है फिनटेक को और मजबूत बनाने के लिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाने के लिए। इफ्सका जैसा मैंने आपको बताया गांधीनगर गुजरात में है, गिफ्ट सिटी, और इसके जो चेयरपर्सन है इंजयती श्रीनिवास। ये आज से 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है,
इफ्सका के चेयरपर्सन का नाम। जब इसका की यहां पर फॉर्मेशन हुई थी तब से चेयरपर्सन बने थे, तो ये यहां पर उन्हीं का नाम अभी भी है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आज से 2-3 साल पहले आ चुका है। राइट, ओके, आगे चलते हैं। एनटीपीसी एंड द एनपीसीआईएल ने साइन किया है एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, सो यहां पर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। सो एनटीपीसी लिमिटेड ने यहां पर आपका एक एग्रीमेंट किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए इंडिया में इन प्रोजेक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए यहां पर एनटीपीसी ने यहां पर एनपीसीआईएल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों की दोनों जो एंटिटीज हैं वो यहां पर इंडिया की मदद करेंगी। उनका जो क्लीन एनर्जी कमिटमेंट है नेट जीरो एमिशन को 2070 तक अचीव करने का, उसको अचीव करने में यहां पर मदद करेंगी 2070 तक। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव 20 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ द न्यूक्लियर पावर जनरेशन बाय 2030 अंडर दिस कोलैबोरेशन। ओके, सो यहां पर आपका 20 गीगावाट कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन 2030 तक इंडिया का एक टारगेट है। इस कोलैबोरेशन के तहत 20 गीगावाट कैपेसिटी यहां पर न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जा सकती है। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा एनटीपीसी ने यहां पर एनपीसीएल के साथ यहां पर टाइप किया है। क्या किया है? एनटीपीसी ने एनपीसीआईएल के साथ यहां पर टाई अप किया है। दोनों मिलकर यहां पर आपका क्या काम करेंगे? इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने से क्या फायदा होगा? आपके पास ऐसी एनर्जी आएगी जो कि यहां पर आपको मदद करेगी 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने में। नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है कि मैं जितना यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कितना भी मैं पॉल्यूशन आपका अगर कर रहा हूं एनवायरनमेंट में, मैं उतना ही यहां पर किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से खत्म कर रहा हूं, कार्बन को खत्म कर रहा हूं किसी और तरीके से, किसी और सलीके से। ठीक है, चाहे कुछ भी मैं कर चाहे मैं मान लीजिए मैं कोई पोल्यूशन करता हूं किसी मेरी फैक्ट्री से, मैं दूसरी तरफ 100 पेड़ उगा दूं, है ना, तो एक प्रकार से जितना उधर जाएगा उतना उधर से कम हो जाएगा। कुछ ऐसा न्यूट्रल, इस चीज को कहते हैं न्यूट्रल करना। जितना मैं रिलीज होगा उतना ही मैं इनटेक कर लूंगा, दैट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये चीज यहां पर 2070 तक इंडिया यहां पर करने का प्रयास कर रहा है और उसी को यहां पर ध्यान में रखते हुए जरूरत है यहां पर इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर पावर एनर्जी की, और उसी चीज के लिए यहां पर टाई अप किया गया एनटीपीसी एंड दी एनपीसीएल के बीच में। और इनका एक और टारगेट है कि 2030 तक 20 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जो कि इनके टाई अप के बाद पॉसिबल हो पाएगा। राइट, एग्जाम पॉइंट से एमओयूज के बीच में हुआ है। पहला क्वेश्चन तो यह पूछा जा सकेगा, एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? दूसरा, क्या इनका टारगेट है? नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक का टारगेट है पहला, और दूसरा टारगेट है 20 गीगावाट यहां पर 2030 तक यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये दूसरा टारगेट है। ओके, आई होप कि ये न्यूज समझ में आई होगी आपको। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो 1975 की ये संस्था है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरपर्सन इसके गुरदीप सिंह जी हैं। अगर मैं एनपीसीआईएल की बात करूं तो 1987 में बना था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसके चेयरपर्सन है भुवन चंद्र पाठक। भुवन चंद्र पाठक यहां पर इसके एनपीसीआईएल के चेयरपर्सन है। ठीक है, ओके, चले। ओके, सो ये न्यूज पढ़ो, मैं 1 मिनट पानी पी लूं फिर कंटिन्यू करता हूं।
ओके, कंटिन्यू करते हैं। सफिशिएंट है शुभम, कर सकते हो आप यहां से प्रिपरेशन अपनी, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए, इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। ओके, सो 2027 से इंडिया ने फैसला किया है दैट दे आर गोइंग टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर दिस इंटरनेशनल एविएशन एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल फ्रॉम 2027। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यहां पर आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स। तो ये एक पूरी की पूरी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम या उसकी थीम कह लीजिए या उसका टाइटल कह लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं, ये आपका इंडिया ज्वाइन करेगा 2027 तक। 2027 से यहां पर इंडिया ज्वाइन करेगा, ये एक फैसला लिया गया है। इंडिया ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहां पर एविएशन सेक्टर, एविएशन से समझते हैं एविएशन, उड्डयन यानी कि जो विमान आपके एरोप्लेन उड़ते हैं जो, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है इन ऑर्डर टू मिटिगेट कार्बन एमिशन फ्रॉम एविएशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल बॉडी हैज अडॉप्टेड सेवरल की एस्पिरेशनल गोल्स। ओके, सो यहां पर आपका अमंग देम देयर आर 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट थ्रू 2050, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ एंड नेट जीरो बाय 2050। ओके, तो ये यहां पर आपका टारगेट किया गया है कि यहां पर हम अपनी एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी को 2% से इंप्रूव करेंगे 2050 तक, और कार्बन न्यूट्रल होने का यहां पर कोशिश करेंगे 2050 तक। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो यहां पर एक गोल है। फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि जो फ्यूल में बचत है, हम फ्यूल कम करेंगे, इस्तेमाल करना 2% तक, है ना। और इसके अलावा जो कार्बन न्यूट्रल है, जो मैंने अभी आपको समझाया, कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक, कि विमानों से जो यहां पर कार्बन यहां पर रिलीज होता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी होता है उसको हम कम करेंगे, जितना रिलीज हो रहा है हम उसको किस तरह से कवर करेंगे 2050 तक। तो ये इसके बेसिक एजेंडा है और इन्हीं एजेंडा में इंडिया भी शामिल हो रहा है और इंडिया भी इसके लिए ट्राई करेगा कि इंडिया का जो उड्डयन या प्लेन्स हैं, जो एविएशन सेक्टर है, वो यहां पर इन चीजों को फॉलो करे। इसके लिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल होने का फैसला कर लिया है। तो यहां पर जो फुल फॉर्म है ना, ये सारे कोर्सिया, LTAG, ICAU, ये अच्छे से याद रख लेना। ICAU का पूरा नाम, कोर्सिया का पूरा नाम, ईयर पूछा जा सकता है कौन से ईयर से यहां पर आपका, और ये वाला पैराग्राफ का टारगेट पूछा जा सकता है कि 2% का यहां पर फ्यूल एफिशिएंसी का है, और दूसरा यहां पर क्या है, दैट इज 2050 तक कार्बन न्यूट्रल का ये टारगेट इनके द्वारा रखा गया है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एग्री इनोवेशन चैलेंज। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में एक चैलेंज किया है और वो चैलेंज है फॉर इनोवेशन टू प्रमोट इनोवेशन इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यहां पर इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक फूड कॉन्क्लेव 2023 फोकसिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन, व्हाइट, येलो, ब्लू एंड पिंक रेवोल्यूशन। और इस इवेंट की जो थीम है वो है एनविजनिंग इंडियाज डेकेड इन एग्री फूड सेक्टर। ये इसकी इस बार की आपकी थीम है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक चैलेंज लॉन्च किया है। और ये चैलेंज किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है यहां पर एग्रीकल्चर के फील्ड में नई इनोवेशन करना, एग्रीकल्चर के फील्ड में नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना, एडॉप्ट करना, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है और मजबूत हो सके और अच्छे तरीके से यहां पर जो फसल है वो यहां पर आपकी ग्रो हो सके। ना ही केवल फसलों की यहां पर बात की गई है, यहां पर कुछ और चीजों की बात की गई है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइएगा ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कौन सा, आपका हरित क्रांति, यानी कि जो वीट प्रोडक्शन है आपकी एग्रीकल्चर। व्हाइट आपका जो होता है दूध से संबंधित,
येलो आपका किससे संबंधित है तो मुझे आप बताओ, ब्लू किससे संबंधित है तो आप बताओ, पिंक किससे संबंधित है आप बताइए। तो मुझे ये 3 के 3 आपकी तरफ से जवाब चाहिए। येलो, ब्लू एंड पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, किस सेक्टर से संबंधित है ये तीनों के तीनों रेवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे रेवोल्यूशन जो है उसके थ्रू यहां पर एग्रीकल्चर के फील्ड में यहां पर इनोवेशन किया जाएगा और इस चीज को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, और विद द थीम ऑफ एनविजनिंग इंडियाज डेकेड इन द एग्री फूड सेक्टर। ओके, ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, राइट। सो ये है तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्चेस एग्री इनोवेशन चैलेंज। तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल हैदराबाद में है, के चंद्रशेखर राव इसके चीफ मिनिस्टर, तमिलसाई सुंदरराजन इसके गवर्नर है। अगली एक रिपोर्ट आई है WEF फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। ओके, सो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बाई एनुअल सर्वे रिपोर्ट आई है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट यहां पर आपकी बाई एनुअल दी जाती है, 2 साल में एक बार यहां पर ये रिपोर्ट दी जाती है। यहां पर आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट अभी हाल ही में मई में आई है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इसका नाम है, और इसमें यहां पर इंडिया की जॉब्स के बारे में बात की गई है। इंडियन जॉब मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कितना इंक्रीज होना, 22% से 22% से यहां पर इंक्रीज होगा। यहां पर अगले 5 सालों में यहां पर लोगों की जॉब जो है 22% से इंक्रीज होगी, और ये जॉब कौन सी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा सेगमेंट, इस फील्ड में यहां पर जॉब्स यहां पर बढ़ने वाली हैं, ये कहा है इस पर्टिकुलरली रिपोर्ट ने। और जस्ट सेकेंड, ओके। और भारत की नौकरी में वृद्धि यानी कि इंडिया जॉब ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय 61%, यहां पर रहेगा ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, फॉलोड बाय यहां पर न्यू टेक्नोलॉजीज में 59%, डिजिटल एक्सेस 55%, क्लाइमेट चेंज इन्वेस्टमेंट 53%। तो ये एक बाइफर्केशन दे रखी है कि इन सेक्टर में इतने प्रतिशत की यहां पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इन सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा इंडिया फिगर्ड अमंग दी 7 कंट्रीज, उन 7 कंट्रीज में इंडिया का नाम शामिल है जहां पर जॉब ग्रोथ जो है वो यहां पर स्लोवर है सोशल जॉब्स देन दी नॉन सोशल जॉब्स। यानी कि उन 7 कंट्रीज में इंडिया का नाम शामिल है जहां पर आपका सोशल सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो यहां पर स्लो लेवल पे बढ़ रही हैं, नॉन सोशल सेक्टर की जॉब्स यहां पर। ठीक है, और सोशल जॉब्स यहां पर होगी जो आपकी आम जन से जुड़ी हुई, आपसे मेरे से जुड़ी हुई कोई चीजें जैसे करनी होती हैं तो सोशल हो गई। कुछ लोग अपने आप में ही ऑफिस में काम किया, दैट इज अ नॉन सोशल जॉब। सर्वे रिपोर्ट में यहां पर 803 कंपनीज को शामिल किया गया था, जिसमें यहां पर कंबाइन किया गया था मोर देन 11.3 मिलियन पीपल अक्रॉस 45 इकोनॉमीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड 27 सेक्टर क्लस्टर्स। ओके, सो इनको यहां पर शामिल किया गया इन सबको। एंड ग्लोबली द जॉब मार्केट इज एस्टिमेटेड टू एक्सपेंड एट 23%. with 69 million new jobs expected to create over the next 5 years. Okay, अगले 5 सालों में यहां पर आपका ये एक्सपेक्टेड है 69 मिलियन न्यू जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगी, जो कि यहां पर ग्लोबल लेवल पे 23% से यहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसमें इंडियन जॉब 22% से यहां पर वृद्धि होगी। ओके, सो ये आपकी पूरी न्यूज आई है। इस न्यूज को मैं एक बार फिर से करवा देता हूं ताकि ये न्यूज और आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाए, कुछ भी इसमें अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है तो। ओके, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या बनेगा उसके थ्रू थोड़ा और आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो कौन से एडिशन है, ठीक है, चौथा एडिशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, इंडिया के एक्सपेंशन जॉब्स में कितने प्रतिशत है, यहां पर 22% है। ठीक है, ये सेक्टर वाइज याद होता है, बहुत बढ़िया बात है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता छोड़ देना, लेकिन याद करना है, छोड़ना नहीं है। ये सेक्टर वाइज उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आएगा कि कितनी कंपनीज को यहां पर इन्होंने
रिपोर्ट में शामिल किया 803 कंपनीज को। कितने लोगों का सर्वे किया गया? 11.3 मिलियन लोगों का। 45 इकोनॉमीज यहां पर, 27 सेक्टर्स अलग अलग बाइफर्केशन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर सारा का सारा। ग्लोबल लेवल पर जॉब्स कितनी बढ़ सकती हैं? 23% से बढ़ सकती है। कितने सालों में? 5 सालों में बढ़ सकती है। कितनी नई जॉब्स एक्सपेक्टेड है? 69 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड है। इंडिया कितनी कंट्रीज में शामिल है? 7 कंट्रीज में शामिल है। सोशल जॉब्स, नॉन सोशल जॉब्स की कंपैरिजन की गई है। तो ये पूरी न्यूज एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाती है। तो इस न्यूज को पूरा अच्छे से ही याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप। ओके, सो एक एक शब्द, एक एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, कीमती है। इनमें आप छोड़ नहीं सकते। छोड़नी हो तो फिर पूरी न्यूज ही छोड़ देना। फिर ऐसा मत छोड़ना, मैंने ये सर नहीं, ये नहीं पढ़ता, मैं ये पढ़ लूंगा, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ लूंगा। ऐसा मत करना। फिर पढ़ने लगे हो या तो पढ़ लो पूरा, या फिर पूरा ही छोड़ देना। ठीक है, ओके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आते हैं तो स्विट्जरलैंड के कोलोन्गनी में इसका हेडक्वार्टर है। सादिया जाहिदी इसकी एमडी है। फाउंडर इसके क्लॉस स्क्वाब थे। 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके अलावा और भी है भाई साहब। ओके, सो यहां पर और भी है। ये है ग्लोबली 6 in 10 वर्कर्स। 10 में से 6 वर्कर्स जो हैं वो यहां पर ट्रेनिंग लेंगे 2027 से पहले। बट करंटली ओनली हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज आर सीन टू हैव ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। अभी तक केवल 50% लोग ही यहां पर ट्रेनिंग की सुविधा उनके लिए उपलब्ध है, लेकिन यह बढ़कर यहां पर 60% हो जाएगा। 60% व्यक्ति यहां पर उनको ट्रेनिंग मिला करेगी। एम्प्लॉयर एस्टिमेट दैट 44% ऑफ द वर्कर स्किल विल बी डिसरप्टेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर। 44% जो वर्कर्स की स्किल है वो डिसरप्ट हो जाएगी अगले 5 सालों में, यानी कि उनको रिप्लेस कर लिया जाएगा किसी न किसी टेक्नोलॉजी से। स्किल्स क्या होती है? स्किल्स होती है आपके अंदर कोई चीज की खूबी, है ना। अब वो खूबी आपके अंदर है, लेकिन कोई चीज बनाने की कला, है ना। अब उस चीज को यहां पर रिप्लेस कर दिया जाएगा टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल चैट जीपीटी आ गया तो काफी चीजें रिप्लेस हो रही हैं, तो वो चीज यहां पर इसके द्वारा भी की जा सकती है। तो ये भी एक उसी के अंदर ही शामिल कर लीजिएगा। अगली न्यूज है, यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर ऑथर मीरा सयाल, इनको बाफ्टा फेलोशिप मिला है। ओके, बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स फेलोशिप। ये हाईएस्ट एक्लोर्ड ग्रांटेड एनुअली बाय द बाफ्टा। बाफ्टा के द्वारा ये दिया जाता है यहां पर ये अवार्ड, फेलोशिप यहां पर आपका। और ये दिया गया है यहां पर इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सयाल को। मीरा सयाल को यहां पर ये प्रेजेंट किया गया बाफ्टा फेलोशिप, हाईएस्ट एक्कोलेड ग्रांटेड एनुअली बाय द बाफ्टा। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स की बात करूं तो 1971 में पहली बार अवार्ड दिया गया था, बाफ्टा के द्वारा दिया जाता है। यहां पर आपका ये नाम याद रख लेना, मीरा सयाल को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। सोशलिस्ट पंडित रामकिशन कॉन्फर्ड विद द टाइटल मैन ऑफ द सेंचुरी। सो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी पंडित रामकिशन जी को ऑनर किया गया है शताब्दी पुरुष के नाम से, मैन ऑफ द सेंचुरी, उनके एफर्ट्स की वजह से। और ये यहां पर आपका हाल ही में न्यू दिल्ली में एक इवेंट हुआ था, उसी इवेंट पे इनको ये दर्जा दिया गया है पंडित रामकिशन जी को। सीधा साधा क्वेश्चन आएगा, किसको यहां पर मैन ऑफ द सेंचुरी शताब्दी पुरुष का खिताब दिया गया है? दैट इज ए पंडित, सोशलिस्ट पंडित रामकिशन जी को। ब्रुकफील्ड ने एक्वायर किया 51% स्टेक इन 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द रोस्ट्रम रियलिटी। सो 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं यहां पर आपकी रोस्ट्रम रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड की। इसमें 51% स्टेक यानी कि हिस्सा जो है, 51% शेयर जो है वो यहां पर कनाडा की एक कंपनी, नाम है ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने इसमें एक्वायर किया है। 5000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन टोटल ये हुई है। 5000 करोड़ की ये ट्रांजैक्शन हुई है आपकी। और ये यहां पर ब्रुकफील्ड ने एक्वायर किया 51% स्टेक इन 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द रोस्ट्रम रियलिटी में यहां पर किया गया है। और इसमें जो बाकी पैसा है, ये 51% तो इन्होंने खरीद लिया ब्रुकफील्ड ने, बाकी जो 49% है वो भारतीय एंटरप्राइजेस के पास है। भारतीय एंटरप्राइजेस जो कि एयरटेल वाला भारतीय ना, ये उसी की बात कर रहे हैं। ओके, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हाल ही में दुबई में आयोजित की गई और इस दुबई के इवेंट में यहां पर मैन सिंगल जीता एंथनी सिंसुका गिंटिंग ने, इंडोनेशिया है। वीमेन सिंगल जीता ताई जुंग किंग ने, ताइवान है। मेंस डबल जो हमारे लिए याद करने वाली चीज है वो है आपका चिराग शेट्टी एंड द सत्विक साईराज रनकी रेड्डी ने ये मेंस डबल का पुरस्कार यहां पर जीता है। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली जोड़ी बनी है जिन्होंने एशिया बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप यहां पर
गोल्ड मेडल हासिल किया। पहली बार डबल्स में यहां पर एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में यहां पर गोल्ड मिला है इंडिया को। इससे पहले इस इवेंट में यहां पर हमें मिला हुआ है एक मेडल, और वो मेडल मिला था आपका यहां पर दिनेश खन्ना को 1965 में यहां पर चैंपियनशिप टाइटल दिनेश खन्ना ने जीता था मैन सिंगल में, और अब जाकर यहां पर डबल्स टाइटल जाकर मिला है, और यह पहली बार डबल टाइटल मिला है और ओवरऑल दूसरी बार यहां पर यह टाइटल मिला है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का। फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप टाइटल, और इन्होंने हराया किसको? मलेशिया के पेयर टियो ई योंग या सिड, इनको हराया यहां पर आपका। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना क्या बनेगा वेरी गुड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें बनेगा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहां हुआ? ये तो सिंपल सा दुबई का। किसने जीता ये भी तुम लोग बता दोगे भाई साहब। इन्होंने जीता है आपका चिराग और दी सत्विक साईराज जी ने इन्होंने जीता है इस इवेंट को, ये भी बता दोगे। अब कहानी आती है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन की। तो ट्रिकी क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपसे? आपसे पता है क्या पूछेगा एग्जामिनर? अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे पूछता कि इन्होंने जीता, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हराया किसको? इन्होंने इनको हराया। ये है बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये है अच्छा क्वेश्चन। टियो ई वाई एंड दी ओंग या सिन, इनको हराया, ये नाम याद रखना। एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है, और वो क्वेश्चन बन सकता है क्या? वो क्वेश्चन बन सकता है ये कि एशिया चैंपियनशिप टाइटल इससे पहले किसने जीता? दिनेश खन्ना। ये तो सभी याद रखोगे, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन असली वाला जो है, बढ़िया वाला जो है, वो बनेगा कौन से ईयर में जीता। इस न्यूज में दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। पहला, किसको हराया है, और इससे पहले कौन से ईयर में जीता था, ईयर पूछा जा सकता है, और किसको हराया है, और वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रख लेना ध्यान से, ठीक है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया से घुसा लेना, दिमाग में छाप लेना। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ये याद करने हो कर लेना, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। बाकी लोगों के नाम इंडिया का कर लो, बहुत है। पूछेंगे तो फिर कितने नाम याद रखो, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, और ऐसे ऐसे नाम है, क्या कर लोगे? या कितनी बार रट्टे मारोगे एग्जाम में तो भूल ही जाओगे 100%। अमिताभ कांत जी ने एक बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। सो ये आपका अमिताभ कांत जी हु सर्व्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, इन्होंने एक बुक लिखी है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, पब्लिश बाय रूपा पब्लिकेशन। तो ये एक बुक आई है अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखी हुई, आपके सीईओ नीति आयोग। अच्छा, अमिताभ कांत जी अभी फिलहाल एक चीज के हेड भी हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक इवेंट जो बड़ा आपको परेशान कर रखा है बड़े समय से, और उस इवेंट से जुड़ी कोई खबर भी नहीं है काफी दिन से ना, है ना। बताओ भाई, ये किसको मैनेज कर रहे हैं अभी फिलहाल? पता होगा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे होता है, मछली होती है ना। ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू टफ टाइम, ये इसकी थीम है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे होता है। एक प्रेस इंडेक्स भी आया है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसके ऊपर बात करेंगे कल। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज इंजन ऑफ अदर ह्यूमन राइट्स की थीम के साथ। ओके, सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना @KCartPaul सर्च करके। ओके, और मेरा आज कोर्स स्टार्ट हो चुका है 4 मई से। आज जिसने क्लास अटेंड की है जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे आपके रिव्यूज चाहिए। इस क्लास के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना, बताना आज की क्लास, आज की जो थी आपको कैसी लगी। बैंकिंग अवेयरनेस आपको कैसी लगी मेरी, जो आज आपने क्लास अटेंड की। तो बहुत सारे लोगों ने आज क्लास अटेंड की होगी, फर्स्ट डे होगा उनका। आज बहुत सारे लोग सुबह नए जुड़े थे मुझसे, तो आपसे जानना चाहूंगा। और किसी को अगर कोर्स परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लस यूजर है तो आपके लिए फ्री है ये कोर्स। अगर आप नॉन प्लस यूजर हैं तो आप मेरा इंडिविजुअल कोर्स इस अमाउंट पे परचेज कर सकते हो। कोड याद कर रखना नीति, जो भी मिलेगा आपको उस पर डिस्काउंट वो मिल सकता है। और फिलहाल आपका अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हो। इस QR कोड को स्कैन कर लेना, आपको यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 7 दिन के लिए फ्री मिल जाएगा। तो 7 दिन के लिए एटलीस्ट मेरी क्लास देख सकते हो आप। और कोई सी और नंबर से कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको नहीं मिल रहा,
ये नए यूजर्स को मिल रहा है ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट 7 दिन के लिए, तो आप मेरी क्लासेस उसमें देख सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और फिर मिलते हैं रात को 10 बजे MCQs क्लास में, क्विज में। टेक केयर, बाय बाय।